हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। और हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में दिया गया है और वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 में है। तो चलिए आज इससे संबंधित कुछ विशेष बातें को समझते हैं, उसके बाद इससे संबंधित आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज समझते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भाग 1 और भाग 2 में क्या था। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चलते हैं भाग नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3। ठीक है, संविधान का भाग 3। इसमें है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो कि इसके अंतर्गत आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना आता है, 12 से 35। 12 से लेकर के 35 जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति का अपना अधिकार। ठीक है, व्यक्ति का अपना अधिकार। संविधान में व्यक्ति को अपना कुछ अधिकार दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो ना तो पब्लिक और ना कोई सरकार, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को से छीन सकती है। ठीक है, और यदि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा कर के वो अपना रेट दाखिल कर सकते हैं। यानी कि उससे अपना जो उसका मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ है तो उससे जा कर के रेट दायर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति का अपना अधिकार है। और ये जो अधिकार है ये संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत देश में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान का जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा, ठीक है, इसको हिंदी से कहते हैं नैसर्गिक। ये कहाँ से लिया गया है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा सबसे पहले हम समझते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो मैग्ना कार्टा जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। तो ब्रिटेन में वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था राजा किंग जॉन। तो राजा किंग जॉन ने वहाँ पर रह रहे मजदूरों को ये अधिकार दिया था, कुछ अधिकार दिए थे। और तब से जो है ये मैग्ना कार्टा वर्ड यूज होने लगा। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? याद रखिएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए थे। ठीक है, और वही शब्द का प्रयोग हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में भाग 3 को कहा गया है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा, कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों का डिमांड किया था कराची अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था कराची अधिवेशन का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और मूल अधिकारों का जो प्रारूप बनाया था वो प्रारूप बनाया था पंडित नेहरू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार जो है कभी भी जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी सस्पेंड करने का भी अधिकार किसको दिया गया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। सस्पेंड कर सकते हैं। कौन सस्पेंड कर सकते हैं? यानी राष्ट्रपति। कब? जब इमरजेंसी, जब देश में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तब उस कंडीशन में, राष्ट्र आपात, किसी देश के साथ कोई किसी भी तरह का युद्ध स्टार्ट हो गया है, ठीक है, या वित्तीय स्थिति स्टार्ट हो गया, किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी लग गया है, तभी जा कर के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? कुछ दिनों के लिए मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका रक्षक, यानी कि मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। SC मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, HC मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट में ये
रिट दाखिल कर सकते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद चलता है, यानी पूछताछ होता है क्यों ऐसा किया गया इस व्यक्ति के प्रति। यानी हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, एक वाद योग्य है, इस पर हम लोग वाद योग्य कर सकते हैं, यानी विचार विमर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान स्टार्टिंग में जब संविधान प्रारंभ में जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, 7 गो था, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 गो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में, ठीक है। उस समय 7 था, अभी कितना है, स्टार्टिंग में 7 था, अभी 6 है, ठीक है। तो कौन सा हटा दिया गया है, तो देखिए एक संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार को अभी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा करके और उसे अब कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, ठीक है। पहले संपत्ति का अधिकार किस में था, आर्टिकल नंबर 19 का F में था और अनुच्छेद नंबर 31 में था, यानी पहले अनुच्छेद संख्या 19 का F में था और 31 नंबर में था पहले, लेकिन अब किस में चला गया है, अनुच्छेद संख्या 300 का A नंबर में है। और अब कौन सा अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया। संपत्ति का अधिकार अभी पूछेगा कैसा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार में टिक लगेगा। पूछेगा संपत्ति का अधिकार अभी कौन सा आर्टिकल में रखा गया है, कौन सा अनुच्छेद में, 300 का A नंबर में। पहले किस में था, 19 का F और 31 में। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके हट जाने के बाद वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार की संख्या कितनी हो गई है, तो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गया, ठीक है। कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है, देखिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कितना है, 23-24, ठीक है। पहले 3 याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ये तीनों में कैसे याद रखना है, एकदम सीक्वेंस वाइज याद रखना है, ठीक है। 100 देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो कैसे याद रखें, देखिए समानता जो है 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है, समानता, ठीक है। स्वतंत्रता जो है 5 गो लेटर से मिलकर बना हुआ है। और शोषण के विरुद्ध, इसको यहाँ तक याद रखिए, शोषण के विरुद्ध, इसमें जो है 7 लेटर है, यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं क्या हो रहा है, वर्ड की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समानता, स्वतंत्रता, उसे थोड़ा सा लंबा वर्ड, फिर हो गया शोषण के विरुद्ध, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, ये देखिए 14 से 18, 19 से 22 और 23-24, ठीक है। ये तीनों हमको लग रहा है याद हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फिर तीनों को याद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए इसका की पॉइंट को याद रखें, धार्मिक, नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो चौथा नंबर में क्या है, धर्म है, धर्म से संबंधित, ठीक है। फिर है 5वां नंबर में संस्कृति और शिक्षा, और 6ठा नंबर में क्या है, यह संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो पहले 2 को याद रखते हैं हम लोग, पहला चौथा नंबर में क्या है, धर्म, और 5वां नंबर में क्या है, संस्कृति और शिक्षा, ठीक है। 6ठा नंबर में क्या है, संवैधानिक उपचार। तो धार्मिक स्वतंत्रता कितना है, अभी तक हम लोग 24 तक पढ़ लिए थे। धार्मिक स्वतंत्रता कितना है, 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा 29-30 में है। संवैधानिक उपचार 32 में है, ठीक है। तो ये टोटल जो है 6 को अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकार को हम लोग एक बार याद करने का प्रयास किए हैं। एक बार रिपीट करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण के विरुद्ध, 3 को हो गया। नेक्स्ट है धार्मिक, फिर हो गया संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचार, ठीक है। और इसका आर्टिकल संख्या को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो समानता हो गया 14 से 18 में, स्वतंत्रता 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा 29-30 में, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में। अब हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से प्रत्येक अधिकार को इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 12 नंबर और 13 नंबर जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हालांकि इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। कि आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दिया गया है, राज्य का डिफिनेशंस दिया गया है आर्टिकल नंबर 12 में। और 13 नंबर में क्या है, बोला गया है मौलिक अधिकार जो है अपरिवर्तनीय, यानी कि परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि
मौलिक अधिकार को परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो अदालत क्या करेगा, उस विषय को लेकर के शून्य घोषित कर सकता है। मतलब कि यदि किसी भी प्रकार का संविधान में मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अदालत उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय मान सकते हैं। ठीक है, यदि किसी भी मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है उससे, तो अदालत उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितना था, तो 14 से 18 तक में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे 14 नंबर में क्या है, फिर 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। यानी समानता का जो अधिकार है इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल्स है, तो 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो पाँचों आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। ऐसा भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल्स है। ठीक है, तो याद रखेंगे 5 आर्टिकल्स है, 14 से लेकर के 18 तक। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण। ठीक है, दोनों है। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है, कानून का समान संरक्षण का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, कानून के समक्ष समानता ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण जो है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। यूएसए से लिया गया है। ठीक है, कानून का समक्ष समानता का मतलब क्या होता है, तो कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है सभी व्यक्ति के लिए समान कानून। ठीक है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। लेकिन यूएसए के जो समान संरक्षण है वो बोलता है नहीं, सभी के लिए समान संरक्षण नहीं हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि कोई 5 साल का लड़का है और कोई 20 साल का लड़का है। तो जब हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं तो क्या होता है, 5 साल से नीचे व्यक्ति को क्या होता है, उसका हाफ टिकट लगता है। ठीक है, और जबकि 20 साल से अधिक जिसका हो जाता है उसे, जो मान के चलिए 20 साल का है, तो उसको क्या होता है, फुल टिकट लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या दे रहे हैं, समान संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, एक जैसा कानून, समान कानून नहीं दे रहे, समान संरक्षण की बात किया जा रहा है। जो जैसा है उसके हिसाब से उसका कानून बना दिया गया है, समान संरक्षण दिया गया है। यहाँ पर और एक चीज़ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि हमारे संविधान में अभी तक किसी भी महिला को फांसी की सज़ा नहीं दिया गया है, जबकि पुरुष को बहुत सारा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, आखिर पुरुष और महिला दोनों में क्या है कि दोनों को आखिर देना चाहिए फांसी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्या है कि कुछ न कुछ ऐसा है हम लोग के संविधान में, समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को अच्छे ढंग से बेहतरीन बनाने के लिए कुछ समान संरक्षण की भी बात किया गया है। ठीक है, ताकि समाज में क्या हो, बेहतरीन बना सके, समाज को और भी बेहतर बना जा सके। तो इसीलिए हमारे जो संविधान है वो आर्टिकल नंबर 14 के तहत कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण दोनों की बात कहा गया है। कानून के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से लिया गया है, तो हमारे संविधान में लगभग 20% फॉलो होता है, और कानून का समान संरक्षण जो यूएसए से लिया गया है उसका 80% इसमें फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की बात किया गया है। कानून का समान संरक्षण ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या है कि कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, किसके आधार पर भेदभाव नहीं करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, वंश और जन्म स्थान, ये जो 5 चीज़ है, ये पांचों के आधार पर हम लोग किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ना सरकार कर सकती है, ना कोई पब्लिक किसी से कर सकती है। ठीक है, यदि धर्म के आधार पर कोई जैन धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का है, तो ऐसा नहीं कि हिंदू वाला जो है जैन धर्म से कोई किसी भी तरह का भेदभाव करेगा। जाति के आधार पर ऐसा नहीं कि कोई एसटी है, कोई ओबीसी है तो कोई भेदभाव करेगा, जाति के आधार पर भी नहीं। लिंग, पुरुष और स्त्रीलिंग। ठीक है, वंश परंपरा, जन्म स्थान। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई राजस्थान का रहने वाला है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, दोनों के भेदभाव। यानी कि किसी भी आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, न सरकार कर सकता है, न पब्लिक कर सकती है। यानी आर्टिकल नंबर 15 नंबर में याद रखने का तरीका क्या है, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, 14 नंबर में क्या था, कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, यानी कानून में समानता होना चाहिए या समान संरक्षण होना चाहिए। 15 नंबर में क्या है, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, दोनों याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर में। तो 16 नंबर में क्या है कि देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं 16 नंबर में कि हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है कि
सभी को उसमें क्या होता है, अवसर की समानता, सभी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स का कट ऑफ जाता है उसके हिसाब से उसको क्या होता है, जॉब का ऑफर मिलता है। यानी कि क्या होता है कि सभी को उसमें लोक नियोजन मतलब होता है नौकरी या व्यवसाय में क्या होता है, अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ आरक्षण की बात है। जैसे हम ये नहीं कर सकते हैं, जैसे देखिए जाति के आधार पर कोई SC है, ST है, इस टाइप का अल्पसंख्यक है, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए आरक्षण कैटेगरी डिवाइड किया गया है, ठीक है। लिंग है, जैसे कि कोई मान के चलिए जैसे पुलिस बल में जैसे देखते हैं महिला लोग का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो पुलिस SC लिंग के आधार पर जो होता है आरक्षण की व्यवस्था किया गया। जन्म स्थान के आधार पर हम लोग देखते हैं कि हिमालय एरिया के क्षेत्र में, जैसे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उस सब एरिया में रहने वाले व्यक्ति को कुछ स्पेशल आरक्षण दिया गया है। तो हम लोग जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, लेकिन अवसर की सभी को समानता दिया गया है, ठीक है। यानी कि याद रखना, लोक नियोजन में अवसर की समानता जब भी बोलेगा, यानी 16 नंबर में क्या है, समानता, किसका, अवसर की समानता, जॉब का समानता, ठीक है। तो ये हो गया 16 नंबर में। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है, अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब होता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी मतलब होता है अपृष्ठता, मतलब होता है छुआछूत, किसी भी व्यक्ति से छुआछूत का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 में कहता है, ऐसा नहीं कि कोई नीचे वाला व्यक्ति है और उसके साथ अनटचेबिलिटी के जैसा बिहेव करना है, वैसा नहीं करना है। ये हमारे संविधान आर्टिकल नंबर 17 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 18, यानी अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधि मतलब होता है टाइटल्स। जैसे हम लोग की हिस्ट्री में जब पढ़े होंगे प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में या फिर आधुनिक काल में, हालांकि प्राचीन भारत में देखने को मिलेगा जब राजतंत्र का समय था, तो उस समय जो राजा लोग रहते थे वो क्या करते थे, अपने नाम के आगे, जैसे कोई युद्ध में जीत गए, कुछ विजय हो गए, तो अपने आप को बादशाह समझते थे, अपने आप को नाम के पहले बादशाह लगा लेते थे, ठीक है। सुल्तान लगा लेते थे, जैसे टीपू सुल्तान, कोई महाराजधिराज की उपाधि ले लेते थे, राय बहादुर, ठीक है। तो इस टाइप का जो उपाधि ले लेते थे राजाओं लोग, तो उसको जो है अब हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। वो क्या था, एक तरह का उपाधि दिया जाता था, वो उपाधि को क्या कर दिया है, अंत कर दिया गया है, कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले जो है कोई टाइटल्स नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ को अंत करके अब क्या स्टार्ट कर दिया गया है, नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड यानी कि राष्ट्र पुरस्कार। राष्ट्र पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है, जैसे भारत रत्न या फिर पद्म पुरस्कार, इस टाइप का अवार्ड दिया जाने लगा। लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति अपना सरनेम नहीं लगा सकता है। सरनेम नहीं लगा सकता है कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, तो ये नहीं लिख सकता है कि भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसा नहीं लिख सकता है। यानी नाम के पहले जो है भारत रत्न या फिर पद्म पुरस्कार या पद्म श्री अवार्ड दिया गया, तो नाम के पहले जो है ये टाइटल वाला जो वर्ड है, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म पुरस्कार, ऐसा नहीं लिख सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति यदि विदेश से यदि कोई पुरस्कार अर्जित करता है, नहीं प्राप्त करता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातें कहाँ लिखा गया, आर्टिकल नंबर 18 में। आर्टिकल नंबर 18 को सिंपल सा एग्जाम में पूछेगा, उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 18 में है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि उपाधि क्या होता है, उसको कैसे अंत कर दिया गया और उसके जगह पर कौन सा चीज़ स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें उपाधि से रिलेटेड थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कि कोई एजुकेशन से संबंधित है या फिर कोई रैंक से संबंधित है, तो उसमें सरनेम क्या होता है, सरनेम लगा सकता है। जैसे मान के चलिए कि कोई एजुकेशन में कोई प्रोफेसर बना है, ठीक है, तो वो लिख सकता है प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ऐसे। या फिर यदि कोई PhD कर लिया है तो वो क्या लिख सकते हैं, डॉक्टर अजय कुमार। तो इस टाइप का जो है वह सरनेम लगा सकता है, केवल कहाँ पर, एजुकेशन या रैंक में। जैसे कोई रैंक में, जैसे कोई सेना में कैप्टन है तो लिख सकता है कैप्टन धीरवीर सिंह, इस टाइप का, मेजर, है ना, इस नाम का। तो वो अपना रैंक में, एजुकेशन में सरनेम लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी अवार्ड में, नेशनल अवार्ड में वो नहीं लगा सकते हैं अपना सरनेम, ठीक है।
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा उपाधि क्या था, उसको कैसे अंत कर दिया गया, उसके जगह पर क्या स्टार्ट कर दिया गया, कहाँ पर सरनेम लगता है, कहाँ पर सरनेम नहीं लगता है। विदेशी पुरस्कार यदि प्राप्त कर रहा है कोई व्यक्ति तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, तो भारत के राष्ट्रपति परमिशन देगा, तभी जा करके वो विदेशी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, देखिए स्वतंत्रता यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, यानी कि स्वतंत्रता मतलब क्या है, एक तरह का आज़ादी है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये कहाँ दिया गया है, 19 से लेकर के 22 में दिया गया है। तो 19 से 22 में हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। 19 जो है ये क्या है, आर्टिकल नंबर जो 19 है, अनुच्छेद 19 है, ये जो है बैकबोन ऑफ कह सकते हैं हम लोग, संविधान का बैकबोन है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है बोलने, यानी बोलने की स्वतंत्रता, यानी बोलने की आज़ादी। ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है 7 गो है। अब 7 को हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग जो है ABCD के रूप में बांट दिया गया है। ठीक है, ABCD के रूप में हम लोग पहले बांटते हैं। तो A4 क्या होता है, 19 का A में क्या दिया गया है, 19 का B में, 19 का C में, D में, E में और F में। ठीक है, और एक तो है G में। ठीक है, तो A4 कैसे याद रखने का, देखिए सबसे पहले 19 का A नंबर में क्या बोला गया, अभिव्यक्ति या फिर प्रेस या फिर RTI या फिर झंडा फहराने का अधिकार। ठीक है, देखिए तो A4 क्या है, सबसे पहले याद रखने का तरीका क्या है, A4 अभिव्यक्ति, ए से क्या है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलने का स्वतंत्रता। कहाँ दिया गया, 19 का ए में। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, कभी एग्जाम में पूछता है प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दिया गया है, 19 का ए में। RTI, जो हम लोग RTI करते हैं, और सूचना का अधिकार, RTI मतलब क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये भी क्या है, 19 का ए में। RTI है कब से स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा 2005 से RTI की स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है झंडा फहराने का अधिकार। आम जनता को या आम आदमी को झंडा फहराने का अधिकार कब से दिया गया है, 2004 से दिया गया है, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, और ये भी 19 का ए नंबर में रखा गया है। ठीक है, तो 19 का ए में क्या है, हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, ए से अभिव्यक्ति, प्रेस, RTI, झंडा फहराने का अधिकार। बी में कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बी को याद रखने का तरीका क्या है, B4 होता है बिना अस्त्र शस्त्र, बी से क्या हो जाएगा, बिना अस्त्र शस्त्र के इकट्ठा होने का अधिकार। ठीक है, कहीं भी हम लोग एक जगह पर मान के चलिए कि 50 आदमी इकट्ठा हो रहा है, तो वो जमा हो सकता है, एक साथ जमा हो सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के इकट्ठा होना है, जमा होना है। ठीक है, उसके जगह पर कोई भी तलवार या कोई किसी तरह का कोई कुल्हाड़ी वगैरह किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। सी नंबर में क्या कहता है, सी को कैसे याद रखिएगा, संघ बनाने की आज़ादी। संघ बनाने मतलब यूनियन बना सकते हैं आप लोग, संघ बनाने की आज़ादी दिया गया है आर्टिकल नंबर 19 का सी में। D4 क्या है, डी मतलब होता है आवागमन, यानी घूमने की आज़ादी, कहीं भी भारत देश में तुम घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आपका मर्जी है, आज़ादी दिया गया है। ई नंबर में क्या बोला गया है, ई नंबर में है अस्थाई निवास करने की आज़ादी। अस्थाई निवास करने की आज़ादी, देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए ए से क्या था, A4 अभिव्यक्ति, B4 क्या था, बी से बिना अस्त्र शस्त्र के इकट्ठा जमा होने के अधिकार या स्वतंत्रता। सी से क्या है, संघ बनाने की आज़ादी है। ठीक है, डी से आप कहाँ चल गए, घूमने के लिए चल गए। ठीक है, अब आप चल गए कहीं पर घूमने के लिए भारत देश में, आपको वो जगह पसंद आ गया, आप वहाँ पर क्या करने लगे, निवास करने लगे। क्या करने लगे, निवास करने लगे। और कैसा निवास करने लगे, अस्थाई निवास, वहाँ पर अस्थाई निवास कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, अरे एफ नंबर में हम पहले ही बता दिए हैं, एफ नंबर में 19 का एफ में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा करके और कहाँ रख दिया गया है, 300 का ए में रख दिया गया है, और वो अब कैसा अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये क्रॉस का साइन है, इसका मतलब होता है कि इसको जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। और जी मतलब होता है जी भर के रोजगार करो, जी भर के क्या करना है, रोजगार करो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, देखिए ए से लेकर के जी यानी कितना हो गया, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जब संविधान बना था
मूल संविधान में उस समय स्टार्टिंग में कितना 19 आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार थे? 7, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 19 का एफ को इसको हटा दिया गया है, 19 का एफ को, और हटा देने से अब 19 आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार है? तो केवल और केवल 6 अधिकार है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पर। देखिए मूल संविधान में 19 के तहत कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में भी पूछ लेगा कितने थे, तो 6 है, ठीक है, 19 के अंतर्गत। तो इसको याद हो गया होगा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ए से क्या हो गया? अभिव्यक्ति, प्रेस, झंडा फहराए, आरटीआई, ठीक है। आरटीआई कब? 2005, झंडा फहराना 2004। 20 क्या हो गया? बिना अस्त्र शस्त्र से कहीं भी जमा हो सकते हैं 20-50 लोग, ठीक है। सी से क्या हो गया? संघ बन गया। डी से क्या हो गया? कहीं भी आवागमन कर लिए, घूम फिर लिए और वो जगह पसंद आ गया, तो ई के तहत क्या हो गया? हम लोग वहाँ पर अस्थायी निवास कर लिए। ए आपको संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। जी से क्या हो गया? जी भर के रोजगार करो। आशा करता हूँ 19 के सभी आर्टिकल्स आप लोग को याद हो गए होंगे। जल्दी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 20 यानी अनुच्छेद संख्या 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध, दोष सिद्धि। देखिए यदि आप अपराध करते हैं तो आपको अपराधी कब माना जाएगा? जब तक दोष सिद्धि नहीं होगा तब तक आपको अपराधी नहीं माना जा सकता है। जिस समय दोष, जब आपके ऊपर जो दोष लगा है, आरोप लगा है, तो वह जिस समय साबित हो जाएगा आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें थोड़ा समझते हैं। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है? अपराध दोष सिद्धि के लिए अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा आपको अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, कि आप अपराध किए। तो देखिए इसमें 20 के अंतर्गत में फिर 3 आर्टिकल्स है, 3 इसमें नियम है। कौन कौन सा 3 नियम है? तो 20 का 1, 2, 3। देखिए समझने का प्रयास करते हैं कि आपने अपराध किया है 2000 ईस्वी में, ठीक है, और कोर्ट में जो है केस लंबा समय तक चलता है। हम लोग जानते हैं 5 साल, 10 साल, किसी का 2 साल में डिग्री हो जाता है, अपराध घोषित हो जाता है। तो मान के चलिए कि 2000 में आपको गिरफ्तार कर लिया गया कोई पुलिस अधिकारी द्वारा। आपको जो है वो ले गया कहाँ पर? न्यायालय में चला गया केस। न्यायालय में जाने के बाद जो है न्यायालय में साबित करते करते आपको क्या हो गया? 2010 चला गया, ठीक है। तो 2000 में मान के चलिए कि आपको ऐसा कांड किए थे जिसके लिए 1 साल का जेल का प्रावधान था, ठीक है। और 2010 में जा कर के नियम बन जाता है कि नहीं, अब जो है 5 साल का जेल का सज़ा होगा। तो जिस समय आपका जो केस, आपका जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उस समय के अनुसार से ही आपको सज़ा मिलेगी। मतलब जिस समय आप अपराध किए थे, ठीक है, उस समय के अनुसार से जो दंड का प्रावधान है उसी के अनुसार से ही आपको सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि 2000 ईस्वी में आपने अपराध किया था तो 2000 के समय में जो कानून था, जितना दिन का सज़ा था वही सज़ा मिलेगा, ना कि 2010 के अनुसार से मिलेगा। 10 साल तो आपका बहस होते होते उतना दिन लग गया, उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। जो नियम बना हुआ है 2000 में, जिस समय क्या बोल सकते हैं उसको, याचिका दायर किया गया था, उस समय जो नियम था उसी के अनुसार से सज़ा मिलेगी। दूसरा नंबर में कहता है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी जो है, ये आपको टॉर्चर नहीं कर सकता है कि आप जो है न्यायालय के समक्ष ज़बरदस्ती जो है गवाही दीजिए, ठीक है। वो जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही बाध्य नहीं कर सकता है। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए यदि आपको टॉर्चर कर रहा है तो आप न्यायालय के समक्ष आप बोल सकते हैं कि इन्होंने मुझे फोर्स किया था, जिस कारण से मैंने गलत इस तरह का बयान देने में मजबूर हो गया, तो वो गवाही आपके लिए मान्य नहीं होगा। एक अपराध के लिए एक दंड का मतलब यह होता है कि जिसे का मान के चलिए कि एक अपराध किए हैं तो उसके समक्ष एक बार सज़ा आपका हो गया तो उस अपराध से संबंधित अब कोई भी सज़ा अब नहीं हो सकता है। एक बार आपका सज़ा हो गया तो वह अपराध खत्म हो गया, ठीक है। तो 20 नंबर में क्या दिया हुआ है? अपराध, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो अपराध आपको तभी घोषित किया जाएगा जब वह दोष सिद्ध कर देता है, ठीक है।
तो इसमें क्या था कि जिस समय आप अपराध किए थे उस समय जो कानून था उसी के अनुसार से आपको सज़ा मिलेगा, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तीसरा नंबर यह है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा, उससे अधिक सज़ा नहीं मिलेगा। ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है। चलिए आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको बार बार याद करने का प्रयास करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे।